आज 9 मई 2024 है और 9 मई 2023 ने पाकिस्तान की सारी सियासी तारीख को मुकम्मल तौर के ऊपर तब्दील करके रख दिया था और उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर ना ही माशी इस्तेहकाम आ सका है, ना ही सियासी इस्तेहकाम आ सका है और ना ही पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान के जो लोग थे वो किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन देख सकें। मुसलसल तौर के ऊपर हमने देखा कि मुसलसल जितने भी यानी कि 1 साल पूरा हो चुका है, कभी कोई बुरी खबर आ रही है, कोई बुरी खबर आ रही है। इलेक्शन हुआ, वो भी पाकिस्तान के अंदर बेहतरी नहीं ला सका। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी दूसरी दुनिया के साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखें, हम बिल्कुल जीरो के ऊपर चले गए। महंगाई अरूज के ऊपर पहुंच गई। बिजली के बिल, जो गैस के बिल थे, जो आटा था, चीनी थी, हर चीज की कीमतें आसमान के ऊपर पहुंच गई। और कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान तो बड़ा खुशहाल हो रहा है, पाकिस्तान तो जब PDM-1 की हुकूमत के दौरान भी पाकिस्तान अच्छा हो गया, उसके बाद निगरान हुकूमत के दौरान भी पाकिस्तान की मुईशत मजबूत हो गई, अब दोबारा पाकिस्तान को चांद पर पहुंचाने के अंदर कामयाबी हासिल कर ली गई। ये बार बार पाकिस्तानी कौम का फुद्दू लगाने की कोशिश की जा रही है। और 9 मई के बाद जो पाकिस्तान के हालात हुए हैं, 9 मई के बाद जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन हुई है, अल्लाह तबारक व तआला से झोली उठा उठा के पाकिस्तानियों को दुआ करनी चाहिए कि हमारे पाक परवरदिगार जो लोग 9 मई करवाने वाले हैं, जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं, जिनके कहने के ऊपर, जिनके प्लान, जिनका साजिश के तहत, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो कोई और सियासी जमात हो, हमारे पाक परवरदिगार इनको इनके जवान बच्चों के मरने की खबरें सुना, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तानी अवाम जलीलो ख्वार है। पाकिस्तानी अवाम आज तक दर दर की ठोकरें खा रही है। हमारे पाक परवरदिगार इनको रोज खबर मिले कि आज इनका जवान बेटा मर गया, आज इनकी जवान बेटी मर गई है, आज इनका जवान रिश्तेदार मर गया है। इनको इनकी जिंदगी जीवन कर दे जो 9 मई करवाने वाले हैं। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं नाज़रीन करामी, जो 9 मई के हवाले से जो चीजें भी हुई हैं, जो मामला भी हुए हैं, जो सिचुएशंस भी हुई हैं, उनके अंदर आप ये देख लीजिए कि एक जानिब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उन्होंने कहा कि जी 9 मई के दिन पाकिस्तान के टीवी के ऊपर हर जानिब बस यही जो प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए कि 9 मई हो गया, 9 मई हो गया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हर जानिब से यही ऐलान कर दिया, जी एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, आवाम को जलील ख्वार करेंगे। भाई इससे पाकिस्तान को भला क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, उसके बाद आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि वकला भी बड़े शदीद गुस्से के अंदर हैं, वकला भी बड़ी परेशानी के अंदर हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत से निबड़ लेंगे, वो भी एहतजाज कर रहे हैं, वो भी धरने दे रहे हैं। फिर जो 2 जजेस थे, बाबर सत्तार और मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिनके खिलाफ मुसलसल प्रोपोगंडा सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई गई, प्रोपोगंडा किया गया, अब उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जो लीक हुए, तो अब उसके ऊपर एक नया कट्टा खुल गया जी। अब वो अदालत पूछ रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो थे, ये तो सिर्फ होते ही अदारों के पास हैं, ये तो किसी आम बंदे की इन तक रसाई नहीं होती है, किसी सियासी बंदे की इन तक रसाई नहीं होती है, किसी हुकूमती बंदे की इन तक रसाई नहीं होती है, ये तो होते अवाम तक पहुंचने से दूर रखने के लिए इनको रखे ही इदारों के पास जाता है, तो ये कैसे लीक हो गए थे? तो उसके ऊपर अब बार बार यही जो अदालतें वो सवाल पूछ रही है कि जी बताइए ये कहां से, किसने लीक किया और किस तरह से ये लीक हो गए थे और किस तरह से पाकिस्तानी अवाम के सामने आ गए वो डॉक्यूमेंट्स, वो चीजें कि जो किसी और के पास जा ही नहीं सकती। आपने आज तक कभी किसी और जज की इस तरह से पर्सनल चीजें बाहर आती देखी हैं जिस तरह से इन जजेस की पर्सनल चीजें बाहर आ गई थी? तो अब इसके ऊपर एक और नया कट्टा खुला हुआ है और पूछ रहे हैं, अदालत पूछ रही है, सवाल पूछ रही है कि ये सब कुछ क्या हुआ, ये कैसे हुआ था। फिर अब ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिख दिए, दोनों जजेस ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 लार्जर बेन अब बने हुए हैं उनके ऊपर। और अब सवाल यही उठाया जा रहा है कि इनका जजेस का जो पर्सनल डाटा था वो कैसे आम लोगों तक पहुंचा, किस तरह से आम लोगों तक आया। फिर साइफर केस के हवाले से भी एक बहुत बड़ी अहम और डेवलपमेंट सामने आ गई है, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, उसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूं क्या चीज सामने हुई। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि 9 मई के हवाले से जो माफी का तकाजा किया गया था, यानी कि जो आर्मी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि माफी मांगी जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया। तो अब जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जो और रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो और मुस्लिम पार्टियों के रहनुमा, अब उनके बयान भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैं आपको बता दूं कि जो कहती हैं कि आधा दिन तो मेरा चूहों से और छिपकलियों से निमटने में गुजर जाता है, बाकी आधा दिन में किताबें पढ़ती रहती। कैंसर की मरीज है ये खातून, कैंसर की मरीज हैं, और ये 9 मई के केस के अंदर जेल के अंदर पड़ी हुई हैं। और ये कहती हैं कि जी जो माफी है वो तो हमसे मांगी जाए, माफी तो हमसे आगे मांगो कि हमारे साथ तुमने ये किया, और इलेक्शन चोरी करने वाले जो थे वो माफी मांगे, जो कीड़ों वाली गंदुम खरीदने वाले थे वो माफी मांगे, वो लोग माफी मांगे जिन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया, वो लोग माफी मांगे जिन्होंने धांधली करवाई है, वो लोग माफी मांगे कि जिन्होंने एक चलती अच्छी भली चलती हुकूमत को खत्म करवाया, वो लोग माफी मांगे कि जो पाकिस्तान के चोर उचक्के पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करवाने में मुलविस हैं। तो इन्होंने कहा कि वो सारे लोग माफी मांगे। फिर चीफ जस्टिस साहब जी, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब कौन ये सवाल किससे पूछेगा, आप मुझे बताइए। असद कैसर ने कहा कि अल्लाह माफ करे, हम माफी अपने बाप से भी नहीं मांगते हैं। ख्वाजा आसिफ जो वजीर दफा हैं, उन्होंने कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, यानी कि जो कोर कमांडर हाउस में जो लोग पहुंचे थे, जो एहतजाज करने वाले पहुंचे थे, तो वहां से सिक्योरिटी गायब हो गई थी, और इदारे में यानी कि इदारे में ऐसे लोग थे कि जिन्होंने मुजाहिरीन को सपोर्ट किया, उनकी मदद करते रहे, उनको फैसिलिटेट करते रहे, यानी कि वाज़ेह तौर के ऊपर इदारे के लोग अंदर मौजूद थे, उन्होंने वाज़ेह बयान दिया, और उससे पहले कोई ऐसा बयान सामने नहीं
आया था कि जिन लोगों ने जो मुजाहिरीन थे उनको सहूलियात दी। महमूद अचकजई ने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर वो थे, उन्होंने कहा जी मार्शल लॉ लगाने वाले सबसे पहले माफी मांगी, उसके बाद फिर 9 मई करवाने वाले माफी मांगे। उन्होंने कहा हमने हकीकी आजादी के लिए जिहाद शुरू कर दिया है और हमें इससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और हम इसको अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, साजिशी टोला कहने वाले हमसे माफी मांगे। उमर अयूब ने कहा कि सबसे पहले तो आर्मी पब्लिक स्कूल की जो कमीशन रिपोर्ट थी वो सामने लाई जाए, फिर एबटाबाद की जो कमीशन रिपोर्ट थी फिर वो सामने लाई जाए, और फिर उन्होंने कहा कि मज़ाकरात की इजाजत तो एस्टेब्लिशमेंट को हो ही नहीं सकती। इनको ये जो कह रहे हैं कि जी माफी मांग लो और चीजें सेटल हो जाएंगी, तो मज़ाकरात की तो इनको इजाजत ही नहीं होती है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जो आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, मैं उसको मुस्तरद करता हूं। और रियासत नहीं है, रियासत तो अवाम होती है। लतीफ खोसा ने कहा कि रियासत जो होती है वो तो अवाम होती है, ये लतीफ खोसा ने भी यही कहा। और उसके अलावा जितने भी इदारे होते हैं वो मुलाजिम होते हैं। उन्होंने आर्मी को कहा कि आप इदारा नहीं, आप तो मुलाजिम हैं, और क्या मुलाजिमों से भी माफी मांगी जाती है। फिर ये कि उन्होंने ये भी कहा कि तुमने जना हाउस पे ऊपर कब्जा किया हुआ है, उसका कब्जा छोड़ो। फिर जमात इस्लामी ने कहा कि धमकियां देने वालों से बात नहीं होगी, यानी कि जो लोग हमें धमकियां देते हैं उनसे बात किसी सूरत नहीं होगी। यानी कि ये जो बयान आया था, उन्होंने कहा जैसे ऐसे बयान को हम नहीं मानते, और अगर आप लोग ये कहते हैं कि धमकियां देने वालों के साथ बातचीत नहीं होगी, अब भारत सारी जिंदगी आपको धमकियां देता रहा है, आप उसके साथ जाकर मजाकरात करने शुरू हो चुके हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फौज सबसे यानी कि फौज सियासत में आएगी, यानी कि उन्होंने जो हामिद मीर को इंटरव्यू दी है बड़ी सख्त उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा फौज सियासत में आएगी तो सियासत भी फौज में घुस जाएगी और फिर इल्जाम दोनों तरफ लगते रहेंगे। साइफर केस के अंदर अब जो मामला आया है, जो मैंने आपको बताया डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि ऑडियोज के मामले के ऊपर, यानी कि ऑडियोज जो आई थी उनके मामले के ऊपर जज ने पूछा कि ये कहां से ऑडियो आई है, तो वो जो थे उन्होंने कहा जी सरकारी वकला थे, उन्होंने कहा जी ये तो अजहर नामी एक बंदे ने फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के ऊपर लगाई थी, टिकटॉक पे लगाई हुई थी, तो हमने वहां से उठाई थी। जज ने कहा एक ऑडियो तुमने सोशल मीडिया के ऊपर से उठा ली और 10 साल की तुमने सजा दे दी इमरान खान को। तो उन्होंने कहा कि ये ऑडियो निकली कहां से है, ये ऑडियो आई कैसे है यहां तक। तो इमरान खान पर यानी कि केस करवाने वालों को मैं सजा दे दूंगा, जिन लोगों अगर तुम लोग ये ऑडियो, यानी कि आप देखिए ना कि इतनी इंपॉर्टेंट एक पाकिस्तान का वजीर आजम बंदा रह चुका हो, उसकी ऑडियो निकल आए, एक 2 टके का टट्टू किस्म का वो अजहर नामी एक बंदा हो जिसका पता ही नहीं है, अब वो जो जिन्होंने ये ऑडियो उठाई है उनको भी नहीं पता वो बंदा कौन था, वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल दे, वहां से उसको व्हाट्सएप ग्रुपों में फेंकवाया जाए, वहां से फिर उसको फेसबुक के ऊपर वायरल करवाया जाए, यूट्यूब के ऊपर वायरल करवाया जाए, फिर टीवी के ऊपर उसके ऊपर प्रोग्राम करवा दिए जाए। तो ये सारे जो मामला करवाए गए, तो फिर पूछा कि ये आई कहां से है, वो बंदा कहां है, उस बंदे को लेके आओ। अब वो बंदा ही नहीं मिल रहा, अब वो ऑडियो जिसने लीक की थी अब उसका ना अकाउंट मिल रहा है ना वो बंदा मिल रहा है। तो अब उस ऑडियो के ऊपर वो जज ने कहा ये तो जाली भी हो सकती है, उन्होंने कहा जी हमारे पास और सबूत भी है, उन्होंने कहा और सबूत लेके आओ, फिर वो और ऑडियोज लेके आए, तो उन्होंने कहा ये ऑडियोज कहां से आई हैं, उन्होंने वो फिर आगे चुप हो गए कि ये ऑडियोज अब कहां से आएंगे, वो अब कहां से आ गई भाई ये ऑडियोज। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की अदलिया अब कितनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुकी है, कितनी ज्यादा बिल्कुल सामने खड़ी हो चुकी है कि वो अब वाज़ेह तौर पर, और ये है भी ऐसे, देखें एक ऑडियो लीक होती है और उस ऑडियो लीक के ऊपर अगर आप पाकिस्तान के किसी मुल्क के साबिक वजीर आजम को 10 साल कैद की सजा सुना देते हैं, कहां होता है ऐसा, इस दुनिया के अंदर कहां होता है ऐसा जो ये हुआ है, जो ये किया जा रहा था। तो ये जो मामलात हैं, इन मामलात को देखते हुए अब ये आज का जो दिन है 9 मई 2024 का, इसके हवाले से बहरहाल हम सबको दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार, हमने बड़े अजाब देख लिए, बड़ी परेशानियां देख ली हैं, बड़ी टेंशनें देख ली हैं, किसान हमारा जलीलो ख्वार होकर खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए, हमारे चोरों लुटेरों डाकुओं ने दूसरे यूक्रेन से गंदी कीड़ों वाली गंदुम मंगवा के पाकिस्तानी अवाम के खाते डाल दिया, और उसके अंदर कहा जा रहा है 88 अरब रुपए की उन्होंने करप्शन कर ली। यानी कि ये आप देखिए, ये मुल्क होता है कोई, ऐसे मुल्क चलते हैं, ऐसी रियासतें चलती होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, वो धमकियां देते हैं एक दूसरे को, टीवी के ऊपर आकर ये कहते हैं कि तुम फॉर्म 47 वाले हो, दूसरे कहते हो कि, दूसरा कहता है मैं कसम उठा तो तुमने गंदुम चोरी की है। वो एक दूसरे को टीवी के ऊपर आकर ये बातें कर रहे होते हैं, हमारी अदलिया उनसे पूछ नहीं सकती है, दोनों को बुलवा के भाई बताओ तुमने अगर धांधली करके आए हो तो तुम्हारी भी हम धांधली खत्म करवाते हैं, तुमने अगर गंदुम में कमीशन खाया है तो हम तुम्हें भी सजा दिलवाते। कौन पूछने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई किसी से सवाल उठाने वाला नहीं है। मतलब कहां रह रहे हैं हम, दुनिया कहां पहुंची हुई है, पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है, और इन हालात को लाने वालों को, ये हालात जो पाकिस्तान के हो चुके हैं, दुआ है झोलियां उठा के माएं पाकिस्तान की दुआएं करें कि उनको उनके बच्चों के मरने की खबरें मिलें, उनका जवान बेटा मर गया, उनकी जवान बेटी मर गई, उनके रिश्तेदार मर गए, ऐसी इनको खबरें मिले ताकि इनको पता चले कि पाकिस्तान के जो तुमने 24 करोड़ अवाम को जलीलो ख्वार किया उसकी सजा अल्लाह किस तरह देता होता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि 9 मई करने वालों को अल्लाह निशान इबरत बनाए और कौम के सामने निशान इबरत बनाए, ताकि कौम को पता चल
सके कि असल मुजरिम कौन है, असल डाकू कौन है, असल चोर कौन है, असल उचक्के कौन है, पाकिस्तान के दुश्मन कौन है, पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने वाले कौन है, पाकिस्तान का अमन तबाह करने वाले कौन है। और यकीन जानिए ये सारी जड़ें, ये सारी बातें आपको नून लीग तक ही जाती नजर आएंगी।